हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है अमन बहल और हमारे कवर करने का मतलब ये होता है जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस बड़े से भारी भरकम एडिटोरियल को कैसे समझेंगे, कैसे मीनिंग निकालेंगे, बेसिक से ग्रामर को, वोकैब को कैसे पढ़ते हुए कवर करेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हर साल होने वाली तबाही पे लिखा हुआ है जो हिली रीजन में होती है बरसात के वक्त। अचानक से बाढ़ आ जाना, पहाड़ का टूट के गिर जाना। एक नई एक्सरसाइज आज की क्लास में करने वाले हैं, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी डेजा वू। ये एक फ्रेंच वर्ड है, आपने बहुत बार इसको सुना होगा, शायद मीनिंग आपको पता भी हो। डेजा वू का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन या फीलिंग जहां आपको लगे कि ये जो हो रहा है ये पहले हो चुका है। कभी कभी आप ऐसा फील करते हो ना, किसी जगह पे गए और वहां जाते ही आप पहली बार गए हो, लेकिन वहां जाते ही फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो लेकिन मिलते ही फील हो रही है कि ये मेरा कभी दोस्त रह चुका है। तो इस फ्लैशबैक को आसान भाषा में इसको बोलते हैं फ्लैशबैक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं या फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं डेजा वू। कह रहा है जी इस साल की पहाड़ों में तबाही देख करके भी डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। हर बार तबाही देख करके ऐसा ही लगता है कि ये पहले भी देख चुके हैं। हर साल ही होती है तबाही, तो है ना। कह रहा है इंडिया मस्ट रिड्यूस मॉनसून वल्नरेबिलिटीज, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्स एबिलिटीज। कह रहा है भारत को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। रिड्यूस करना यानी कम करना, मस्ट का मतलब है चाहिए, चाहिए पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भारत को रिड्यूस करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा मॉनसून से जुड़ी हुई वल्नरेबिलिटीज को या अपनी कमजोरियों को। ना केवल इस काम को करना है, बिल्ड करना है या बनाना है हमारी रिस्पॉन्स की एबिलिटीज को या प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं को। तो इंडिया की रिस्पॉन्स एबिलिटीज तो बहुत अच्छे से बिल्ड की हुई है हमने। जब कोई हादसा हो जाता है हिली रीजन में तो हम बड़ी जल्दी अपनी फौजें लगा करके बाढ़ में से लोगों को निकालते हैं, खजानों में से, माइंस में से मजदूरों को निकालते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो हमें बिल्ड करनी है। लेकिन हमें काम करना है अपनी कमजोरियों पे, वल्नरेबिलिटीज़ पे। मॉनसून आने से पहले ही हमें पता हो कि कहाँ बाढ़ आने वाली है, उस एरिया में तीर्थ यात्रियों को और विजिटर्स को मत जाने दो। जहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है उस गांव को पहले से ही खाली करवाओ। तो ये मॉनसून के सामने वल्नरेबिलिटीज़ को हमें कम करना है। ये हादसा होने के बाद उसको डैमेज कंट्रोल मोड में आना, ये तो हमें करना ही होता है। चलिए, तो ये इसका पूरा मीनिंग था। सब्जेक्ट है इसका इंडिया, वर्ब है इसकी दो, मस्ट रिड्यूस और मस्ट बिल्ड। मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कॉमन है तो दूसरी बार इसको नहीं लिखा गया, अंडरस्टूड माना गया है। यहाँ पे पहली बार लिख दिया, दूसरी बार छोड़ दिया, आप अपने आप इसका मीनिंग निकाल लोगे। आज की जो स्पेशल एक्सरसाइज वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया ना ग्रीन में और पिंक में, वैसे पूरे आर्टिकल में सब्जेक्ट वर्ब आपको मार्क नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ पढ़ोगे और खुद से आइडिया लगाओगे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। अगर आपको लगे कि ट्रेल यहाँ पे सब्जेक्ट है या डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है और कट ऑफ उसकी वर्ब है, तो फिर मैं जब आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब सही वाला कौन सा है, तो आपको पता लगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप था। ठीक है ना। तो साथ में ये एक्सरसाइज जरूर करना, ये कभी कभी वीक में एक बार करते हैं ताकि आपको पता लगे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस आर्टिकल की वोकैबुलरी दिखाता हूँ, 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। क्लास में नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शाम को इसी वक्त मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे आपको एक क्लास मिलती है। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग,
तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए कोई भी क्वेरी हो, थोड़ा ये टीम का कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। मोबिलाइज करना होता है, हिंदी में बोलते हैं लामबंदी करना या किसी चीज को काम पे लगाना। आपने आर्मी बुला रखी है और जंग होने वाली है, तो जंग होने से पहले आप आर्मी को लामबंद करोगे ना, बॉर्डर पे आगे भेजोगे, वो अपनी स्टेशन बनाएंगे। इसी को बोलते हैं आर्मी को मोबिलाइज करना। कोई भी चीज जो काम में आ सकती है उसको रेडी करना एक्शन के लिए। चलिए, इंडिया एंड चाइना हैव मोबिलाइज्ड मिलियंस ऑफ ट्रूप्स अलोंग द LAC। भारत चाइना जो है डिप्लॉय कर चुके हैं, मोबिलाइज कर चुके हैं, काम पे लगा चुके हैं दसियों लाख फौजियों को LAC के जो है अलोंग द LAC के साथ साथ। अलोंग का मतलब समझे, ये LAC है यानी बॉर्डर है, इस तरफ चाइना इस तरफ इंडिया है, तो बॉर्डर के साथ में यहाँ इंडिया की फौज है और ये साथ साथ चाइना की फौज है। तो जब पैरेलल कोई काम होता है तो वो अक्रॉस द, ठीक है ना, उसके पैरेलल हो गया, अक्रॉस द LAC हो गया। लामबंद करने को, मोबिलाइज करने को डिप्लॉय करना, एक्टिवेट या असेंबल करना बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। इसकी नाउन फॉर्म होती है मोबिलाइजेशन, यहां लिखी नहीं है मैंने, मोबिलाइज वर्ब फॉर्म है, मोबिलाइजेशन नाउन फॉर्म है। अगला वर्ड अपने पास रेजिलियंस, गिर के फिर खड़े होने की जो आपकी क्षमता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुझारूपना, अंग्रेजी में कहलाता है रेजिलियंस। स्पेलिंग देख लेना, डबल एल नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा डबल एल डाल दें इसमें, रेजिलियंस डबल एल तो आएगा ही नहीं, ये स्पेलिंग सिंगल एल से बनती है। द एबिलिटी टू बाउंस बैक। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कॉप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी के जुझारूपने ने, रेजिलियंस ने हमें मदद किया कि हम कैसे भी कॉप विद करें, सामना करें या निपटें 2009 के बड़े मंदी का। रिसेशन होती है बड़ी सी मंदी, कोप विद करना, किसी चीज से निपटना। चलिए अगला वर्ड डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है सैलाब, उर्दू वर्ड बोल रहा हूं मैं, सैलाब। सैलाब देखो पानी का भी हो सकता है, इमोशंस का भी हो सकता है, सवालों का भी हो सकता है, पैसे का सैलाब भी हो सकता है। किसी भी चीज का जब बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब कोई चीज आपके सामने इमर्ज होती है तो उसका सैलाब जो है ना डिल्यूज कहलाता है। जनरली ये वर्ड पानी के लिए यूज होता है, बाढ़ के लिए, लेकिन आप सैलाब किसी भी चीज का बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से यूज करके दिखाता हूं। अबाउट अ मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने, मिलियन का मतलब आप समझते हैं ना, 10 लाख, 10 लाख लोगों ने खो दिया अपने घरों को इस सैलाब में, डिल्यूज में या बाढ़ में। तो ये तो पानी वाला मीनिंग हो गया। अब दूसरा वाला देखो, द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने रिसीव किया एक डिल्यूज को या सैलाब को जो था शिकायतों का प्रोग्राम को लेकर के। तो याद रखना ये वर्ड दोनों तरीके से यूज होगा। आज पानी के लिए यूज होगा, और जब ये पानी के लिए यूज होता है, बाढ़ के लिए, फ्लडिंग के लिए, तो इसका एक अच्छा सिनोनिम है इनंडेशन। ठीक है, इनंडेशन, डाउनपोर भी बोलते हैं इनंडेशन। तो ये वर्ड बार बार आएगा। चलिए अगला वर्ड अपने पास इंपेरेटिव। ऐसी चीज जो आपके लिए नेसेसरी है करना, जो आपकी मॉरल लीगल ड्यूटी है, वो कहलाता है आपका इंपेरेटिव। इट इज एन इंपेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इंपोर्ट बजट। ये एक अर्जेंट ड्यूटी है या जरूरी काम है कि सरकार अपना इंपोर्ट बजट कम करे। इंपेरेटिव को नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एक्सिजेंसी भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। लास्ट वर्ड मुझे पता आपको आता ही होगा, इररिवर्सिबल। देखिए, रिवर्स करना, बैक मारना, रिवर्सिबल जिसको बैक लाया जा सके। इररिवर्सिबल यानी बंदूक से निकली हुई गोली, जो चल गई तो चल गई, जिसको बैक लाना, फिर से पुरानी अवस्था में लाना जो है पॉसिबल नहीं है। समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जी दूध से दही का बनना। इररिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार अगर दही बन गई तो फिर से दूध नहीं बना पाओगे। ऐसे याद रखना इस वर्ड को। इररिवर्सिबल चीजों को इररिवोकेबल भी बोलते हैं। रिवोक का मतलब भी होता है ना, किसी चीज को वापस लाना। इररिट्रीवेबल और इनडेलिबल भी बोला जा सकता है। इनडेलिबल वर्ड को खास ध्यान देना। देखिए, डिलीट से बना है डेलिबल, जो मिटाया जा सके वो है डेलिबल, और इनडेलिबल मतलब जो मिटाया ना जा सके। यानी कुछ काम हो गया, वो लिखा गया, अब नहीं मिट सकता या फिर से पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, इनडेलिबल। ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग इररिवर्सिबल डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग जो है इस तरह की डैमेज हमारे एनवायरनमेंट को कर रही है जो बाद में रिवर्स नहीं की जा सकती, जिसको पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। चलिए, 5 वर्ड्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप ही का ग्रुप है, अपना ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप। फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से सारे नोट्स, सारी PDF आपको मिल जाती हैं। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। देखो, समरी आप मोटी मोटी समझ ही गए हो भाई। हमारी फौजें, हमारे डिजास्टर रिलीफ के जो वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत मुस्तैद हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है हिली एरिया में, फटाफट वो मोबिलाइज हो जाते हैं और घटना को
डैमेज कंट्रोल करते हैं, फंसे हुए लोगों को निकालेंगे, चाहे हेलीकॉप्टर से निकालना पड़े। कह रहा है ये काम तो हम करते ही हैं और ये बड़ा अच्छी बात है, लेकिन हर साल होने वाली तबाही देख करके एक डेजा वू की फीलिंग आती है। जब आपको पता है कि मानसून में तबाही होगी, तो उस एरिया में से क्यों श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है? वहां पे लोग क्यों पहाड़ों में घूमने आ रहे हैं? मानसून में होती है ना तबाही। तो ऐसे काम जो हम पहले से रोक सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज को कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना होगा। नहीं तो ये डेजा वू वाली फीलिंग आएगी। हर साल आप देखोगे यहाँ इतने मर गए, इतने बह गए, हर साल होता है और आपको लगेगा कि चलो आम सी बात है। तो भारत को अपना वल्नरेबिलिटीज को कम करना होगा। इस आर्टिकल में बताया गया है। आज की टोन है कॉशनरी और अर्जेंट। कॉशनरी यानी कौशन देना, चेताना। अर्जेंट यानी आप समझते ही हैं। चलिए फर्स्ट आर्टिकल, सब्जेक्ट वो पकड़ते हुए इसका मीनिंग आपको निकालना है। जितना निकाल पाओ पढ़ पाओ पढ़ो इसको। आराम से वीडियो को कर लो पॉज, फिर अपने मिल के साथ में पढ़ेंगे। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच करना। करें शुरू। कह रहा है जी, हैवी रेन हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। कह रहा है जी, हैवी रेन जो है या भारी बरसात जो है वो लेफ्ट कर चुकी है या छोड़ चुकी है एक रास्ते को, ट्रेल को या निशान को, डिस्ट्रक्शन या तबाही का, पूरे नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में। अक्रॉस का मतलब होता है चारों ओर। अक्रॉस को ऑल ओवर भी बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो भारी बरसात ने हर जगह तबाही के निशान छोड़ दिए हैं उत्तर भारत में। सब्जेक्ट कौन है? हैवी रेन। रेन बन गया नाउन, सब्जेक्ट हैवी बन गया एडजेक्टिव। वर्ब आ गई हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। ट्रेल का मतलब आपने देख लिया, ट्रैक या पाथ या रास्ता। कह रहा है जी, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कट ऑफ अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं जो कट ऑफ हो कर दिए जा चुके हैं बरसात के द्वारा। कट ऑफ करना यानी संबंध को काट देना, एकदम अलग थलग कर देना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं बरसात के द्वारा कट ऑफ हो गए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। चलिए डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है, हैव बिन कट ऑफ इसकी वर्ब है। कह रहा है जी, जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्टेड ओवर 40 डेथ्स while सोलन रिवर्स ब्रीच्ड फ्लड मार्क्स इन श्रीनगर एंड अनंतनाग। कह रहे जम्मू एंड कश्मीर ने रिपोर्ट किया लगभग 40 से ज्यादा मौतों को, और जबकि जो सोलन है, सोलन का मतलब होता है ऊपर तक भरी हुई। देखिए सोलन का मतलब होता है सूजा हुआ, जहां पे स्वेलिंग आई हो। और जब भी कोई बॉडी पार्ट आपका स्वेल करेगा ना, तो उसका साइज बढ़ जाएगा, सूज करके बड़ा सा हो जाएगा। तो वैसे अगर सोलन रिवर्स की बात कर रहे हैं, यानी सूजी हुई नदियां जिनका साइज बढ़ गया है, पानी बाहर आ रहा है लबालब। कह रहे जी कश्मीर में हो गई हैं 40 मौतें, जबकि लबालब भरी हुई जो नदियां हैं वो ब्रीच कर चुकी हैं, तोड़ चुकी हैं फ्लड के मार्क को या बाढ़ के निशान को श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। चलिए कश्मीर की वो रिपोर्टेड, पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। सोलन रिवर्स अगेन सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगी ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, क्रॉस करना। तो नदी पे एक निशान रहता है ना कि यहां तक रहा तो ठीक है, इसके बाद अंदर मत जाना। तो फ्लड वाला निशान जो है वो कब का क्रॉस कर चुकी है। कह रहे जी, इन पंजाब एंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड एंड फार्म लैंड हैज डिसअपीयर्ड। कह रहे जी पंजाब के अंदर अगर देखें तो पूरे के पूरे गांव इनंडेटेड हो चुके हैं। इनंडेटेड होना, डिल्यूज होना, सैलाब में, पानी में बह जाना, एकदम बाढ़ आ जाना। पूरे के पूरे गांव जो है बाढ़ में अंदर जो है डूब चुके हैं। और जो फार्म लैंड है, खेती की जमीन है, वो तो गायब ही हो गई है, हैज डिसअपीयर्ड, पानी के नीचे। चलिए विलेजेस की वर्ब है हैव बीन इनंडेटेड। इनंडेट होना आप समझ चुके हैं, सैलाब में किसी चीज को डुबो देना। फार्म लैंड की वर्ब है हैज डिसअपीयर्ड। यहां बना हुआ पैसिव, यहां बना हुआ एक्टिव। कह रहे द नेशनल कैपिटल 2 रिपोर्टेड एक्सेसिव रेनफॉल एंड सर्जिंग यमुना। कह रहा है अगर दिल्ली की बात करें नेशनल कैपिटल की, तो उसने भी रिपोर्ट किया जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल को या बरसात को, और एक सर्ज होती हुई यमुना को या फिर उफान खाती हुई यमुना नदी को। तो दिल्ली तक जो है आप इसको बाढ़ के आपको यहां पे साइंस देखने को मिलते हैं। सब समझ पा रहे हो? आ रहा है मजा सब्जेक्ट वो पकड़ने में? चलो आज इसका मुझे फीडबैक देना। ये एक्सरसाइज वीक में 2 बार 3 बार भी करेंगे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ है। सारी वोकैब मैं नीचे लिख दिया करता हूँ, साथ साथ इसको रेफर करते जाया करो। अब ये वोकैब साइड में लिखी हुई है, आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करो, मीनिंग निकालो। चलिए कह रहे द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून हैव बिन स्विंगिंग शार्पली बिटवीन द एक्सट्रीम्स। कह रहे जो इंटेंसिटी और जो वॉल्यूम है, इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा।
साउथ वेस्ट में जो मॉनसून आया था, साउथ वेस्ट आप समझते हैं, साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम, जो अरेबियन सी से मॉनसून आता है साउथ वेस्ट। कह रहा है जी अरेबियन सी वाला जो मॉनसून है उसकी तीव्रता और उससे होने वाली बरसात की जो मात्रा है, ये दोनों ही चीजें स्विंग कर रही हैं, झूल रही हैं बहुत जोरों से, शार्पली। और किन के बीच में? दो एक्सट्रीम्स के बीच में, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में। भाई पहला एक्सट्रीम पॉइंट है जी सूखा पड़ गया, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है जी सब कुछ बह गया। तो इनके बीच में झूलता जा रहा है, कहीं बहुत सूखा और कहीं बहुत ज्यादा पानी। चलिए, इंटेंसिटी और वॉल्यूम्स दोनों सब्जेक्ट बनेंगे। एंड से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन्स। वर्ब है प्लूरल, हैव बीन स्विंगिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है, एक काम जो पहले हो रहा था और अभी भी जारी है। कह रहा है ऑगस्ट रेन हैज अराइव्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट ओवरवेलमिंग फ्रेजाइल स्लोप्स इन द हिमालयास। कह रहे जो अगस्त की रेन है या अगस्त की जो बारिश है, वो परफेक्ट टेंस लगा के अराइव हुई है या आई है। और कैसे? कंसंट्रेटेड बर्स्ट के अंदर। बर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज की बौछार। अचानक से बादल फटता है तो बौछार होती है ना, बर्स्ट होता है, बादल फटना होता है। बर्स्ट का मतलब होता है एकदम, समझ गए ना, एकदम बौछार के साथ किसी चीज का फटना। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। तो अगस्त की बारिश जो है ना पूरे अगस्त में नहीं आई, जैसे 10 दिन सूखा पड़ गया और फिर 12वें दिन जो है पूरे 15 दिन की बारिश एक साथ हो गई। कंसंट्रेटेड बर्स्ट में बरसात जो है आई है। और जो ओवरवेलमिंग फ्रेजाइल स्लोप्स हैं हिमालय के अंदर, स्लोप का मतलब होता है ढाल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। कह रहे वो इनको ओवरहेल्म करते हुए आई है बरसात, इनको बहुत ज्यादा पानी से डुबोते हुए आई है। और क्या करते हुए आई है? बर्स्टिंग बैंक्स इन द प्लेन्स। बर्स्ट करते हुए आई है या फोड़ते हुए आई है नदी के बैंक्स को, किनारों को, प्लेन्स के अंदर, मैदानों के अंदर। एंड इनंडेटिंग लो लाइंग रीजन्स। इनंडेट करते हुए आई है, डुबोते हुए आई है नीचे वाले रीजन्स को जहां पे ज्यादा ऊंचाई ना हो। सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। अगस्त की रेन है सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी हैज अराइव्ड। अगस्त की बरसात इस तरीके से आई है, बहुत कंसंट्रेटेड बर्स्ट में आई है। लेकिन जब ये आई तो ये तीन काम करते हुए आई। पहला काम ये इसने ये किया, हिमालय रीजन के अंदर जो ढाले हैं और जो बहुत फ्रेजाइल हैं उनको ओवरहेल्म कर दिया, उनको बोझिल कर दिया। दूसरा, इसने नदी के किनारों को बर्स्ट कर दिया, बैंक्स को, मतलब नदियां जो है लबालब होके बाहर आने लगी, पानी उनका। और तीसरा, जो लो लाइंग रीजन्स थे, निचले रीजन्स थे, इलाके थे, वहां पे ये बाढ़ लेकर के आई हैं, इनंडेट करते हुए आई हैं। तो ये तीनों काम वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पीपीएसए फॉर्म में बताए गए हैं। पीपीएसए आपको पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए आगे बढ़े। फ्रेजाइल देख लेना, कमजोर को बोलते हैं, ओवरहेल्म करना, किसी चीज को बोझिल करना, इनंडेट करना, बाढ़ लाना, बर्स्ट करना, फोड़ देना। कह रहा है दिस erraticism has cut across geographies in a sign of the monsoon's increasing unpredictability। कह रहा है ये जो erraticism है, erraticism क्या होता है? एक वर्ड अंग्रेजी में erratic। erratic का मतलब होता है मूडी, कभी भी गुस्सा, कभी भी प्यार, कभी भी दोस्ती, कभी भी झगड़ा। erraticism होता है मूडीपना, वॉलेटिलिटी, इनस्टेबिलिटी। कह रहा है ये जो मूडीपना है बरसात का, ये जो अस्थिरता है, इसने कट अक्रॉस किया है सारी ज्योग्राफी को। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, इसी इलाके में या इस इलाके में, सारी ज्योग्राफी के अंदर ये आपको देखने को मिला है। और ये ऐसे मिला है एक साइन के तौर पे या निशान के तौर पे मॉनसून की बढ़ती हुई अनिश्चितताओं का या अनप्रिडिक्टेबिलिटीज का। चलिए, इराटिसिज्म सब्जेक्ट है, पीछे आईएसएम लगा हुआ है, नाउन नहीं होते हैं ऐसे वर्ड्स। हैज कट इसकी वर्ब है, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कट कट कट, V1 V2 V3 सेम होती है। अक्रॉस को ऑल ओवर भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सब जगह, ज्योग्राफीज मतलब हर इलाका। कह रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज गो बियॉन्ड इमीडिएट डैमेज। और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नतीजे हैं इन सबके, वो पार जाते हैं, गो बियॉन्ड करते हैं ऐसी डैमेज के, ऐसे नुकसान के जो इमीडिएट है। तो इमीडिएट नुकसान तो होता ही है, कहीं बाढ़ आती है, लेकिन आप देखोगे उसके बाद 6 महीने तक वहां पे लोगों का बसना मुश्किल हो गया, बीमारियां फैल गई, डेंगू फैल गया। तो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो इमीडिएट डैमेज से बहुत आगे तक बियॉन्ड जाते हैं। चलिए, कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजे सब्जेक्ट है, गो बियॉन्ड इनकी वर्ब है। कह रहे इंटेंस रेन ओवर शॉर्ट पीरियड्स एम्पलीफाइज लोकल इरोजन। कह रहे तेज बरसात जो होती है ना थोड़े से ही वक्त में, ये एम्पलीफाई भी कर देती है, बढ़ा भी देती है किसी एरिया का, लोकेलिटी के इरोजन को। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का खटना। तेज बारिश आई, सड़क तो बह गई, नीचे की मिट्टी भी चली गई, गड्ढा हो गया बड़ा सा। जंगल के अंदर अचानक से पेड़ वेड़ कट गए और अचानक से खाई बन गई, तालाब बन गया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरोजन। तो ये तेज बरसात से अक्सर होता है। एम्पलीफाई करना यानी किसी तेज को, किसी चीज को और तेज बनाना। थोड़ा बहुत इरोजन तो होता ही है बरसात में, लेकिन अचानक से बहुत सारी आ जाए तो इरोजन बहुत एम्पलीफाई हो जाता है। चलिए, मीनिंग निकाल रहे हैं हर चीज का। रेन की वर्ब है एम्पलीफाइज। नेक्स्ट पैराग्राफ।
कह रहा है जी माउंट, साथ में पढ़ते जाना। माउंटेन स्लोप्स डिस्टेबलाइज एंड रेज रिस्क फॉर सेटलमेंट्स फार रिमूव्ड। कह रहे हैं जो माउंटेन स्लोप्स हैं, पहाड़ों की जो ढालें होती हैं, जहां पे अक्सर आप ऊपर से पत्थर गिरते हुए देखते हो, बरसात के मौसम में चट्टानें गिरती हैं बड़ी बड़ी। कह रहे हैं ये स्लोप्स जो है ना, ये डिस्टेबलाइज हो जाती हैं और ये रिस्क खड़ा करती हैं, जोखिम खड़ा करती हैं सेटलमेंट्स का या ऐसे रिहायशी इलाकों का जो फार रिमूव्ड है, इस स्लोप से बहुत दूर है। ऊपर 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, वहां से कुछ पत्थर गिरा और नीचे जो है 10 किलोमीटर आगे तक गया और किसी गांव में 20 लोगों के ऊपर चढ़ गया। तो ये ना फार रिमूव्ड सेटलमेंट्स तक इन स्लोप्स का डिस्टेबलाइजेशन जो है उसका असर आपको देखने को मिलता है। स्लोप्स आप समझ गए, ढाल या ढलान। वर्ब है इसकी डिस्टेबलाइज और दूसरी वर्ब है रेज। डिस्टेबलाइज करना या होना, है ना, अस्थिर करना या अस्थिर होना, दोनों मीनिंग रखता है वर्ड। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। कह रहा है जी रिलीफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू रिएक्टिव मेजर्स। कह रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर रिलीफ देखें, राहत के जो काम देखें हैं, उनको आप कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, सीमित या लिमिटेड नहीं कर सकते हैं रिएक्टिव मेजर्स तक या फिर डैमेज कंट्रोल के कार्रवाई तक। मतलब को भी कुछ होगा तभी हम जो है एनडीआरएफ वालों को भेजेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो रिलीफ को आप यहीं तक सीमित नहीं रख सकते हैं कि घटना के बाद ही आप कोई कार्रवाई करें। चलिए रिलीफ की वर्ब है कैन नॉट बी कन्फाइंड, कन्फाइंड और लिमिटेड, किसी चीज का सीमित होना कहीं तक। टू लगा के बताएं। कह रहा है द नॉलेज दैट concentrated destructive rainfall is now a recurring possibility makes it imperative for states and the center to invest in preventive strategies। कह रहा है ये जो ज्ञान है ना, नॉलेज है, कौन सा नॉलेज, वो ये वाला कि दैट कि जो कंसंट्रेट होकर के डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल होती है। कंसंट्रेटेड तो आप समझ ही गए, 15 दिन की बारिश 15 मिनट में। कह रहा है ये जो कंसंट्रेट होकर के तबाही वाली जो रेनफॉल है वो एक रेकरिंग पॉसिबिलिटी है, बार बार अकर होने वाली, रीअकर होने वाली संभावना है। कह रहा है ये नॉलेज जो है ना, ये हमारे पास जो आ चुकी है कि ये बार बार होता है, ये बना देती है इस चीज को बड़ा इंपेरेटिव या जरूरी राज्यों के लिए और सेंटर के लिए कि वो निवेश करें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में, ऐसी रणनीतियों में जिससे इसको रोका जा सके। तो आपको पता लग गया कि बरसात आती है और हर साल आएगी, इस रीजन में बाढ़ आने वाली है, तो कुछ ऐसा करो कि अब बाढ़ को पहले से रोकने का इंतजाम आप कर सको। स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नॉलेज बनेगा सब्जेक्ट, मेक्स बनेगी इसकी वर्ब। अब कोई पूछे सर वर्ब इतनी दूर क्यों है, क्योंकि नया क्लोज आ गया। नॉलेज कौन सी है, नॉलेज ये वाली है कि ये जो रेनफॉल है ये एक रेकरिंग पॉसिबिलिटी है, रेनफॉल की वर्ब है इस। तो एक पूरा क्लोज बीच में फंसा हुआ है, रेनफॉल उसका सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, इसलिए इस नॉलेज नाउन की वर्ब जो है इस क्लोज के बाद लिखी हुई है। इंपेरेटिव यानी जरूरी चीज, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी यानी रोकथाम की नीतियां। कह रहा है कंटिन्यूइंग टू ट्रीट सच इवेंट्स एज फॉर्स अनफोर्सिबल इमरजेंसीज इज टू डिनाई द एविडेंस ऑलरेडी एट हैंड। कह रहा है जारी रखना, कंटिन्यू करना, ट्रीट करना इन चीजों को या बर्ताव करना ऐसे इवेंट से, और कैसे कि ये अनफोर्सेबल हैं। सी मतलब देखना, सीएबल मतलब जो देखा जा सके, फोर मतलब पहले से, अन मतलब नहीं। अनफोर्सेबल इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी होती है जो आप पहले से नहीं देख पाएंगे। कह रहा है जी इन सारी घटनाओं को आंख मूंद करके, भगवान का काम समझ करके, कर्मों का हिसाब समझ करके मान लेना। कह रहा है ये ऐसा है जैसा कि आप डिनाई कर रहे हैं एविडेंस को, सबूत को, जो ऑलरेडी आपके हाथ लगा हुआ है। भाई ये भगवान का काम नहीं है, कर्मों का हिसाब नहीं है, ये हर साल होता है और होगा ही होगा। अब ये अनफोर्सिएबल नहीं है, आप पहले से देख सकते हो कि होना ही होना है। तो अगर आप फिर भी इसको यही समझते हो कि ये अपने आप हो गया और किसी के बस का क्या है, तो फिर आप एविडेंस को नजरअंदाज कर रहे हो, और वो एविडेंस आपको आगे बताएगा। स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत प्यारी बनी हुई है, इस पे कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्टिन्यूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है और वर्ब है इसकी इज। अनफोर्सिबल मैंने आपको बता दिया, जो पहले से देखा समझा जाना या जो है एक्सपेक्ट ना किया जा सके, एकदम नया नवेला हो, अनफोर्सिबल कहलाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस सेंटेंस में। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंप्रूव हेल्थ। फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना हेल्थ को इंप्रूव करेगा या इंप्रूव करता है। सवाल ये है जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगी हुई है, तो क्या गलती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो प्लूरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो लगेगी प्लूरल वर्ब, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इस सेंटेंस में ये वर्ब जो है ना फ्रूट वेजिटेबल की नहीं है, ये वर्ब है ईटिंग नाम के जिरंड की। फ्रूट वेजिटेबल हमारी हेल्थ को इंप्रूव नहीं करते, उनको खाना, उनको खाने का जो काम है वो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो अंग्रेजी में जब किसी काम को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए, किसी वर्ब को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर टू इन्फिनेटिव में भी लगाया जाता है कभी कभी।
मेजरली मेजॉरिटी केसेस में आपको आईएनजी फॉर्म में मिलेगा। तो आईएनजी फॉर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं जीरंड, और जीरंड की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। फ्रूट एंड वेजिटेबल आप घर में ला के रख दो, आपकी कोई हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी अगर आप खा नहीं रहे हो। बड़े बड़े कैसे हेल्थ इंप्रूव करेंगे वो? तो उनको जो खाने का काम है वह इंप्रूव करता है आपकी हेल्थ को। तो ईटिंग नाम का वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में जीरंड बन के सब्जेक्ट बना है, इसकी वर्ब लगानी है आपको। और जीरंड की वर्ब कैसी होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ इंप्रूव्स आपको लिखना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखो, कलेक्टिंग रेयर कॉइन्स आर इज हॉबी। कलेक्ट करना बहुत ही नए अनोखे जो है, रेयर का मतलब होता है जो दिखे नहीं, कहीं मिले नहीं, बहुत अनोखा हो। अनोखे सिक्कों को कलेक्ट करना उसकी हॉबी है। कॉइन्स को देख करके आर मत लगा के आना, सिक्के उसकी हॉबी नहीं है, सिक्कों को कलेक्ट करना उसकी हॉबी है। कलेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट बन के आई है, जीरंड कहलाएगी और वर्ब सिंगुलर लेगी, यहां लगाओगे इस। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका एक्सेप्शन भी देख लो। रीडिंग नॉवेल्स एंड वॉचिंग मूवीज आर माई हॉबीज। नॉवल पढ़ना, किताबें पढ़ना, नॉवल पढ़ना, किताबें जो है मूवी देखना, वो मेरी हॉबीज हैं। आर की जगह इज लगा दूं। जीरंड रीडिंग के लिए आया है या वॉचिंग के लिए आया है? किताबें मूवीज नहीं है, किताबें पढ़ना और मूवी देखना मेरी हॉबी है। देखो यहां पे आर बिल्कुल सही है। वो क्यों? क्योंकि दो जीरंड एंड कंजंक्शन से मिल गए। देखो मेरी हॉबी सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, मूवी देखना भी है। अगर रीडिंग नॉवेल्स लिखा होता तो फिर आप इसकी जो है वर्ब का इस्तेमाल करते रीडिंग के लिए। लेकिन अब हॉबियां दो दो वर्ब्स हैं, दो दो काम है, दोनों काम जो है प्लूरल हो जाएंगे। तो दो जीरंड जब मिल जाएं एंड कंजंक्शन से तो उनको प्लूरल वर्ब दी जा सकती है। चलो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, तो लास्ट क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। नई भाषाओं को सीखना आपके नजरिए को ब्रॉडन करता है, बड़ा करता है। ठीक है, करोगे इसको अटेम्प्ट? डालो कमेंट्स में गलत सही, वहीं पे आपका चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये जीरंड जहां जहां बार बार आएगा मैं आपका जो है ध्यान खींचता जाऊंगा। फटाफट इसको रीडिंग दो। Karaji indeed, farming each calamities as unprecedented distracts from the lessons that should have already been learned. Karaji बिल्कुल सच बात है। फ्रेम करना यानी किसी चीज को किसी दूसरे तरीके से दिखाना। फ्रेम का मतलब होता है किसी खास रोशनी से किसी चीज को दिखाना। करेजी फ्रेम करना या दिखाना हर एक क्लैमिटी को, डिजास्टर को, तबाही को, कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। कह रहा है ये काम जो है ना, यही डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपका ध्यान खींच देगा या हटा देगा उन सभी सबकों से, लेसन से, जो आपको पहले से ही अभी तक सीख लिए जाने चाहिए थे। दैट शुड हैव ऑलरेडी बीन लर्न्ड। तो हर बार तबाही हो तो ऐसा मत बोलो कि ये देखो क्या हो गया, भगवान ये क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलते तो हमारा ध्यान हट जाता है इस चीज से कि बहुत सारे सबक पिछली बार की तबाही से मिले थे जो आपने इस बार उन पे गौर नहीं किया। समझ गए? फ्रेमिंग सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है, वर्ब है इसकी डिस्ट्रैक्ट्स। फ्रेम करने का काम आपके ध्यान को भटकाएगा। कैलेमिटी, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, कैटाक्लिज्म है ना, किसी बड़ी तबाही को बोलते हैं। अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, कोई मिसाल ना हो। ठीक है, अभूतपूर्व। लेसन्स के लिए आया दैट की वर्ब शुड हैव बीन लर्न्ड। पैसिव वॉइस लगाया गया। कह रहा है इन हिमालयन स्टेट्स फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड रोड वाइनिंग कंटिन्यू सैंड्स एडजस्टमेंट्स। कह रहे हैं हिमालयन स्टेट्स में अगर देखें, हिमाचल में, उत्तराखंड में अगर देखें, तो ये दो काम जो है ना, जंगलों को काटना और सड़कों को चौड़ा करना, ये दोनों काम जारी रहते हैं, आज भी कंटिन्यू करते हैं। सैंस यानी बिना या विदाउट। सैंस का मतलब होता है विदाउट, बिना किसी एडजस्टमेंट के। और एडजस्टमेंट कैसी है? एडजस्टमेंट ये वाली है सारी। सच एज स्लोप सेफ इंजीनियरिंग इन इको सेंसिटिव जोन्स डिस्पाइट एक्सपर्ट्स वार्निंग ऑफ इरिवर्सिबली वीकेंड स्लोप्स। कह रहा है जी कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं की है, जैसे कि ये वाली एडजस्टमेंट की हम ऐसी इंजीनियरिंग करें जो स्लोप सेफ हो, पहाड़ की ढाल के ऊपर सही तरीके से काम करती हो, सेफ तरीके से। और कहाँ पे? ऐसे जोन्स में जो इको सेंसिटिव हैं, जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और ये हम तब कर रहे हैं बावजूद एक्सपर्ट्स की वार्निंग के या चेतावनियों के, जो है ऐसी वीक होती हुई ढलानों का, स्लोप्स का, जो इरिवर्सिबल है, जिनको बाद में सही नहीं किया जा सकेगा। भाई सारा झगड़ा स्लोप का है। स्लोप पे मशीन चढ़ाओगे, सुरंग खोदोगे, स्लोप कमजोर होगी, 15 साल बाद उसी स्लोप में से 4 पत्थर नीचे गिरेंगे और बस दबा देंगे, है ना। बस में 50 आदमी होंगे, आप बोलोगे तबाही हो गई। तो जो स्लोप के ऊपर जो सड़क चौड़ी हुई थी 15 साल पहले, तबाही तो वहां हुई थी, शुरू तो वहां से हुई थी। तो कह रहे हैं जी आज भी फॉरेस्ट इलाकों, हिमालय रीजन में जंगल काट के सड़क चौड़ी करना ये जारी है, बिना इस सेफ स्लोप इंजीनियरिंग सिस्टम के। तो ये सिस्टम होता होगा जिसमें आप सेफ तरीके से काम कर पाओ।
चलो मीनिंग निकालना है, अच्छे से समझना है। रोड वाइंडिंग और क्लियरेंस दोनों सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। वर्ब एंड की प्लूरल में कंटिन्यू। सेंस मतलब विदाउट। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, वॉर्न ऑफ करना, किसी चीज के बारे में चेताना। इरिवर्सिबल जो बाद में सही ना किया जा सके, एक बार हो गया तो हो गया। वीकेंड यानी जो कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, ढलान। कह रहा है जी एज कैचमेंट्स बफरिंग कैपेसिटी श्रिंक्स द क्लियरेंस ऑफ स्लो फेलियर rises while silt accumulates in dams and river downstreams। कह रहा है जी जैसे जैसे कैचमेंट की, अब कैचमेंट क्या होता है? ऐसा एरिया जो पानी को कैच करके आप पकड़ के रखे बांध के पहले, पूरा एरिया जो 5, 10, 20, 50 किलोमीटर का होता है उसको बोलते हैं कैचमेंट। कह रहा है जैसे जैसे बांधों के पीछे का पानी वाला जो एरिया है उसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है या स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है। ऊपर से पहाड़ टूट के गिर गया तो पानी अब नीचे कम आएगा, मिट्टी जमा हो गई तो पानी अब कम आएगा। तो कह रहे जैसे जैसे पानी की कैपेसिटी उनकी टंकी कम होती है कैचमेंट एरिया की, तो ये जो चांस है ना स्लो फेलियर का ढलान के ऊपर, ठीक है ना, फेलियर का, ये बढ़ता जाता है। जबकि साथ साथ सिल्ट जो है, मिट्टी जो है वो भी जमने लगती है, एक्यूमुलेट होती है डैम्स में, हमारे बांधों में, और फिर आगे जाके नदियों में, डाउन स्ट्रीम रिवर्स में। बांध से जब पानी जाएगा तो नीचे नदी में जाएगा, पानी में मिट्टी है तो नदी में मिट्टी इकट्ठी होगी। और कह रहा है वर्सनिंग द फ्लड लोड, और ये सारा काम होता है फ्लड लोड को वर्सन करते हुए। खाली तेजी से पानी आए तो आप फिर भी सह लोगे, पानी के साथ पत्थर, मिट्टी, चट्टान आएगी तो वो बाढ़ आपसे नहीं सही जाएगी। तो पूरा सिस्टम बताया इसने आपको कि कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ये सारे काम करवाती है। चलिए बफरिंग कैपेसिटी की वर्ब है श्रिंक्स, जैसे जैसे ये होता है। चांस की वर्ब है जो है राइजेस, चांस ऑफ स्लो फेलियर राइजेस। सिल्ट की वर्ब है एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। सिल्ट का मतलब होता है चिपकने वाली मिट्टी। कह रहा है जी येट डिस्पाइट रिपीटिंग डिजास्टर्स द अर्ली वार्निंग एंड इवैक्यूएशन आर्किटेक्चर रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। कह रहा है जी फिर भी बावजूद बार बार होने वाली तबाहियों के जो अर्ली वार्निंग और इवैक्यूएशन आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर यानी ढांचा, इवैक्यूएशन यानी लोगों को खाली करवाना, सेफ जगह ले जाना, अर्ली वार्निंग यानी पहले से ही सायरन बजे आपको पता लगे। कह रहा है बार बार होने वाली तबाहियों के बावजूद पहले से वार्निंग सिस्टम और लोगों को जो इवैक्यूएट करने का ढांचा है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, ठीक से परिपक्व अवस्था में नहीं आया है। चलिए आर्किटेक्चर की वर्ब है रिमेन्स, अर्ली वार्निंग और इवैक्यूएशन दोनों जो है एडजेक्टिव काम कर रहे हैं आर्किटेक्चर के लिए। बढ़े आगे। कह रहा जी द कैपेसिटी टू फॉरेस्ट फोरकास्ट हैवी रेन हैज इंप्रूव्ड बट इट इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू रिलायबल ग्राउंड लेवल वार्निंग्स। हमारी जो क्षमताएं हैं फोरकास्ट करने की या फिर प्रिडिक्ट करने की, हैवी रेन को, बरसात को, वो इंप्रूव हो चुकी है परफेक्ट टेंस में। कह रहा है लेकिन ये अभी भी ट्रांसलेट इनटू नहीं हो रही है, रिजल्ट इनटू या टर्न इनटू नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है भरोसेमंद ग्राउंड लेवल वार्निंग में, ऐसी वार्निंग जिस पे हम भरोसा कर सकें। चलिए कैपेसिटी की वर्ब है हैज इंप्रूव्ड, पैसिव जो है एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस। इट की वर्ब है इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू, ट्रांसलेट इनटू होना यानी किसी दूसरी चीज में बदल जाना। कह रहा है जी रिलीफ एजेंसीज मोबिलाइज वंस द डैमेज हैज अकर्ड बट सिस्टेमिक ड्रिल्स, प्री पोजिशन्ड सप्लाईज एंड कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस रिमेन इनसफिशिएंट। कह रहे हैं हमारी राहत एजेंसियां जो हैं वो मोबिलाइज करती हैं, मोबिलाइज करना यानी लामबंद होना, किसी एरिया में डिप्लॉय हो जाना। तो राहत वाले सब एजेंसियां जो काम पे लग जाती हैं वंस यानी एक बार जब डैमेज हो चुकी हो, समझ गए ना, तबाही हो चुकी हो। लेकिन सिस्टम के हिसाब से जो मॉक ड्रिल्स हैं, प्री पोजिशन सप्लाईज हैं, पहले से रखी हुई सप्लाईज हैं, और पूरी कम्युनिटी की जो तैयारी है आसपास के गांवों की, वो आज भी इनसफिशिएंट है। होने के बाद सब भागते हैं, होने से पहले किसी को ज़्यादा परवाह नहीं है। कहने का मतलब ये सरकारी एजेंसियों को। रिलीफ एजेंसीज की वर्ब है मोबिलाइज, मोबिलाइज आप देख चुके हैं। डैमेज की वर्ब है हैज अकर्ड। सिस्टेमिक ड्रिल्स और प्री पोजिशन सप्लाईज एंड प्रिपेयर्डनेस तीनों की वर्ब है रिमेन। कह रहा है सैडली स्टेट्स एंड द सेंटर कंटिन्यू टू परस्यू स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन एक्सपेंशन विद अर्जेंसी इवन इन लैंडस्केप्स रिपीटेडली फ्लैग्ड एज अनस्टेबल। कह रहा है जी सैड बात तो ये है जी, स्टेट जो है ना हिमालयन रीजन की और सेंटर भी, ये जारी है इस काम को करना। और क्या काम है जी? परस्यू करना या किसी चीज़ का पीछा करना, पाने की कोशिश करना। ये परस्यू कर रहे हैं ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स को जो स्ट्रेटेजिक हैं, और अर्बन एक्सपांशन को, शहरों के विस्तार को, और ये काम कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से, अर्जेंसी के साथ। तो बड़ी दुख की बात है। इसका मतलब ये कह रहा है कि सरकारें चाहे सेंटर चाहे स्टेट की हों, सड़कें बनाना और शहरों को बड़ा करना हिमालयन रीजन में, पहाड़ों में बहुत तेज़ी से कर रही हैं।
यहां तक कि ऐसे लैंडस्केप्स में भी कर रही हैं, ऐसे इलाकों में भी कर रही हैं जिनको बार बार फ्लैग किया गया है या उंगली से दिखाया गया। फ्लैग करना यानी इशारा करके दिखाना। और फ्लैग कैसे किया गया कि ये लैंडस्केप अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अस्थिर है। कह रहा है जी वाइल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैग्स, और ये तब कर रहे हैं जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा जो क्लाइमेट के सामने जुझारू हो, वो लैग करता है, वो बहुत पीछे रह गया है। तो ऐसा हम ढांचा बनाते ही नहीं है जिसमें बाढ़ का कोई असर ना हो, भूकंप में जो बिल्डिंग खड़ी रहे, वो तो बहुत पीछे रह गए। और सरकारें कोशिशें क्या कर रही हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से सड़क निकाल दो, है ना, श्रद्धालुओं के लिए, सैलानियों के लिए यहाँ पे अर्बन विस्तार करो, होटल बनाओ, ऐसा सब जो है करने की अर्जेंसी इनको पड़ी है। सैड बात है। स्टेट्स एंड सेंटर की वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी करना, परस्यू, किसी काम को करना या पाने की कोशिश करना। अर्बन एक्सपेंशन, शहरों का विस्तार। इन एरियाज को फ्लैग किया गया है, रिसर्च के अंदर बार बार दिखाया गया कि ये एरियाज अनस्टेबल है। क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जो क्लाइमेट के सामने जुझारू हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है लैग्स। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। कह रहा है जी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड रिहेबिलिटेशन रियली मैच द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट हैज बीन लॉस्ट। कह रहा है जी जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, अब देखो ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हमारी पॉलिसी का पार्ट है। किसी एरिया से आपने 100 पेड़ों को काटा, तो नियम ये कहते हैं कि कुछ 60 या 70 की मात्रा में आपको उसी एरिया के आसपास कई पेड़ लगाने होंगे। इसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, बंजर पड़ी जमीन को फिर से जंगल बनाना। कह रहा है जो कंपनसेशन के नाम पे होता है जंगल लगाने का काम, हर्जाने के तौर पे आपने काटे, अब हर्जाने के तौर पे लगाएंगे। और जो रिहेबिलिटेशन का काम है, रिहेबिलिटेशन वही होता है किसी एरिया से आपने कोई प्रजाति को हटाया, है ना, लोगों को हटाया, फिर उनको कहीं और बसाया, पुनर्वास। कह रहा है ये रेयरली ही क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट को मैच करेंगे, गुणवत्ता वाली जो है गुणों को मैच करेंगे उस चीज के जो लॉस्ट हो चुकी है। मतलब आम के पेड़ काट के आपने बरगद के पेड़ लगा दिए, समझ पा रहे हो आप? थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक्सट्रीम थोड़ा जाकर के। या बड़ा सा 100 साल का पेड़ काट दिया और उसकी जगह 3 पौधे लगा दिए जो अभी अभी नए उगे हैं। तो ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है ना, वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। किसी एरिया से कोई आपने बहुत खास जानवर था उसको मरवा दिया, कटवा दिया वहां से, और फिर वहां पे आपने दूसरे एरिया में 4 खरगोश छोड़ दिए। तो ये है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जो कभी भी हम मैच नहीं कर पाते, जो हम नुकसान जंगल का करते हैं। चलिए, अफॉरेस्टेशन और रिहेबिलिटेशन की वर्ब है मैच। एट्रीब्यूट यानी गुण, क्वालिटेटिव यानी जो गुणवत्ता से रिलेटेड हो। व्हाट की वर्ब है हैज बीन लॉस्ट। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं। आज नहीं करवाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? नोट्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। कल की क्लास में इसको मैं अलग से आपको करवाऊंगा, आता रहता है कॉन्सेप्ट। चलिए, नया कॉन्सेप्ट है लेकिन आप हर आर्टिकल में देखोगे ये आपको मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ, फटाफट इसकी रीडिंग लो। कह रहा है द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज विजिबल एज डिन्यूडेड स्लोप्स, श्रिंकिंग कैचमेंट एरियाज एंड पॉपुलेशंस एट इंक्रीजिंगली हायर रिस्क। कह रहा है इस सब चीज का जो मिला जुला इफेक्ट है ना, ये फिर हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। और किस तौर पे? इन सब चीजों के तौर पे। पहला इफेक्ट हमें दिखता है ऐसी ढलानों पे जो गंजी हो चुकी हैं, डिन्यूड हो चुकी हैं, जहां से वेजिटेशन प्लांट हट चुके हैं, बस अब पहाड़ से, उस ढलान से पत्थर गिरना ही बाकी है, चट्टानों का, डिन्यूडेड स्लॉप्स। फिर कम होते हुए कैचमेंट एरिया हमें दिख रहे हैं। कैचमेंट एरिया आपने देखा था, है ना, बांध के पीछे का जो एरिया होता है। फिर पॉपुलेशन भी हमें दिख रही है जो लगातार हायर रिस्क पे हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम लेकर के इन एरिया में रहती हैं। तो इस तरीके से सारे इफेक्ट हमें विजिबल होते हैं मिलजुल करके। चलिए, क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वो भाई इज विजिबल यानी जो दिखाई दे, डिन्यूडेड यानी डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन, जो गंजा हो जाए ना, जो जमीन एकदम बंजर पड़ गई हो, श्रिंकिंग यानी सिकुड़ता हुआ। कह रहे जी रिलीफ ऑपरेशंस कमांड हेडलाइंस एंड बजट्स, बट अनलेस sustainable infrastructure, landslide mitigation and early warning systems are pursued equally seriously, the next monsoon spell will launch another cycle of loss। अब यह सेंटेंस इस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। कह रहे जो रिलीफ ऑपरेशन है ना, राहत के जो कार्यक्रम है, वही कमांड करते हैं हेडलाइंस को, सारी हेडलाइन को वही ले जाते हैं, और सारा बजट भी उन्हीं के पास होता है ना। 5 आदमी कहीं फंस गए और फिर 5 दिन तक पूरा देश जो है टीवी पे देख रहा है, सारी हेडलाइन भी वही है कि उनको कैसे सरकार निकालेगी। कह रहे रिलीफ ऑपरेशन में सारा हमारा ध्यान है। कह रहे लेकिन अगर ऐसा जब तक ना हो, अनलेस जब तक ऐसा ना हो या अगर ऐसा ना हो, ये सब चीजें, पहली है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है लैंडस्लाइड मिटिगेशन, तीसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। कह रहे जब तक ऐसा ना हो ना, या अगर ऐसा ना हो, इन सब चीजों को परस्यू ना किया जाए इतनी ही गंभीरता के साथ, तो तब तक अगला मॉनसून का जो स्पेल है, जो पीरियड है, वो लॉन्च करेगा एक और कुचक्र को, जो है नुकसान का।
ठीक है, तो ये काम हमें करना है। इस पे हेडलाइन होनी चाहिए हमारी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना रही है, क्या वो बाढ़ में डूब जाएगा, भूकंप में गिर जाएगा, लैंडस्लाइड को कम करने के लिए कौन से राहत के कदम उठाए गए हैं पहले से ही, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ कहाँ लग गया जहाँ पे पहले पता लग जाए बाढ़ आने वाली है। ये अगर उतनी फोकस के साथ में करोगे, नहीं करोगे जब तक, तब तक आप देखना अगले साल भी ऐसा ही होने वाला है। चलिए, रिलीफ ऑपरेशंस की वर्ब है कमांड। कमांड का मतलब होता है अपने इशारों पे नचाना, किसी को कमांड करना। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिटिगेशन और है ना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वर्ब है आर परस्यूट, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट मॉनसून की वर्ब है विल लॉन्च। कह रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम अक्लेमिंग रेजिलियंस पोस्ट फैक्टो टू सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज बिफोर हैंड रिमेन्स ओवर ड्यू। कह रहा है जो शिफ्ट करने का काम है अक्लेम करने से रेजिलियंस को। देखिए, रेजिलियंस यानी जुझारूपना, अक्लेम करना यानी दावा ठोकना। हम बहुत जुझारू हैं, आ जाने दो बाढ़, देख लेंगे। कह रहा है यहां से फोकस हटाओ अपना, और कब, हादसा होने के बाद, पोस्ट फैक्टो। और कहां तक लाओ, फोकस को लाओ सिस्टमेटिकली कम करने पे हमारी कमजोरियों को पहले से ही। ये काम जो है ना, ये अभी भी ओवरड्यू है, अभी भी बाकी है, हो जाना चाहिए था। चलिए, शिफ्टिंग सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगी रिमेन्स। शिफ्ट करना है इस चीज से इस चीज तक। जुझारू मत बनो ज्यादा, हादसा होने के बाद, है ना, पहले से जुझारूपना दिखाओ, हादसा होने से पहले रोकने की कोशिश करो। तो फ्रॉम लगा के, टू लगा के बता रहा है कहाँ से कहाँ शिफ्ट होंगे। जीरन की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई गई है। ये कुछ फ्रेज है अंग्रेजी के जो बाहर की लैंग्वेज से लिए गए हैं, है ना, अंग्रेजी से बाहर से। जैसे आपने पोस्ट फैक्टो देखा, फैक्टो यानी घटना या तथ्य, पोस्ट फैक्टो मतलब तथ्य घटना के बाद, हादसा होने के बाद। डी फैक्टो यानी हाल की यथास्थिति के हिसाब से, डी फैक्टो। इप्सो फैक्टो मतलब इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, ये डी फैक्टो का सिनोनिम है स्टेटस को। वाइस वर्सा का मतलब होता है अदल बदल, तुम मेरी हेल्प करो, आई विल हेल्प यू, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, अदल बदल। सुनते जाओ, लिख सकते हो तो लिख लो, बार बार आपकी रीडिंग में आएंगे, नोट्स बना लो इनके। एड हॉक का मतलब होता है फॉर सम स्पेशल पर्पस। 5 आदमियों को रखा गया एड हॉक, यानी किसी काम के लिए रखा गया, जैसे काम पूरा होगा उनको निकाल दिया जाएगा। बोनाफाइड का मतलब होता है अच्छी इंटेंशन, फाइड यानी ट्रस्ट, बोना मतलब अच्छा, अच्छे मन से किया गया कोई काम होता है बोनाफाइड। परसाना नॉट ग्रेटा, ऐसा आदमी जो अब वेलकम नहीं है, ऐसा मेहमान जिसको अब आप घर से भगाना चाहते हो, परसाना नॉट ग्रेटा। ठीक है। क्विड प्रो क्यो, एक हाथ दे एक हाथ ले, म्यूचुअल बेनिफिट। सिन क्वा नॉन, एक ऐसी कंडीशन जो प्री कंडीशन है, नेसेसरी है किसी चीज को होने के लिए। जैसे बरसात होने के लिए बादल जो है सिन क्वा नॉन है, बादल होंगे तभी बरसात होगी। लास्ट है मेंसरी, इसका मतलब होता है बुरी भावना। ठीक है, बोनाफाइड का उल्टा होता है माल इंटेंशन, बोलते हैं मेंसरी। तो ये कुछ फॉरेन फ्रेजेज हैं, मेरे को लगा कि आपसे शेयर किए जाएं, फिर किसी क्लास में डिटेल में करवाएंगे। एक बार इनको रिवाइज करके सुन लेना 5-7 मिनट में जो मैंने बताया। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। आर्टिकल पढ़ने में सच में बड़ा तगड़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं, इसका कॉम्प्रिहेंशन का। आराम से इसको पढ़ो। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इस आर्टिकल के हिसाब से आपको सही लगती है, या यूं कह दें कि इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ये है जी, सही बात ये है, जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन है, जंगल लगाने का काम है कंपेंसेशन के तौर पे, वो काम ना केवल क्वांटिटी की टर्म्स में होता है बल्कि क्वालिटी की टर्म्स में भी होना चाहिए। जितने अच्छे घने जंगल हटाए गए हैं उतने ही घने जंगल लगाने का काम करो, सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये फेलियर जो है हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जगह दिखाई देता है। बाकी सब चीजें देखो गलत लिखी हुई हैं। ये रोड प्रोजेक्ट रुक गए हैं, बिल्कुल नहीं रुके हैं, मोहल्ले में अभी भी चल रहे हैं। हमारी फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, बहुत एडवांस है, पहले से हमें पता होता है। फ्लड्स पंजाब में जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है और नहीं रोकी जा सकती थी, या नहीं जो है एक्सपेक्ट की जा सकती थी, गलत बात है। हर साल होती है और हमें पहले से पता होता है। तो A, B, A, C, D तो फैक्ट ही गलत है, बी आपका आंसर बनेगा। चलो अब इजी क्वेश्चंस हैं, लास्ट में करवाए थे आपको। इरेटिसिज्म का सिनोनिम पूछा है, इरेटिसिज्म याद है ना। नेसेसरी प्री कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो, सिन क्वा नॉन या एडोक। पर्सोना नॉन ग्रेटा कौन होता है, और इप्सो फैक्टो इस फ्रेज का क्या मीनिंग है। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। ये कॉन्सेप्ट जो आज मैंने करवाया नहीं, फिर करवा दूंगा, है ना। देखो ट्राई करो अगर आपको आता हो ऑलरेडी तो। और तीसरी आपको कहाँ मिलेगी, चलो तीसरी खुद से ढूंढो, लिख दूंगा तो देखते ही पकड़ लोगे आप। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए, वीडियो के नीचे जाकर चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना। कल आपसे मुलाकात होगी क्लास में।